दोस्तों, अपने देश में कोचिंग को लेकर लगातार बवाल चल रहा है। यूपीएससी जैसे बड़े एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चे का जो हालत हुआ दिल्ली के अंदर में, वो पूरा देश जान रहा है। ऐसे में बिहार के कई जगह ऐसे हैं, जैसे कि पटना के मैं बात करूं, खान सर का कोचिंग बंद हुआ, अब खुल गया है, लेकिन बवाल जो है हर जगह हो रहा है। 3 बच्चे की जान जाने के बाद जो खलबली मची है कोचिंग संस्थान में, और जो कोचिंग के एक्सपर्ट्स हैं वो कहीं ना कहीं अब सोचने पे मजबूर हो गए हैं कि हम कोचिंग कैसे चलाएंगे। तो इस पर हम बात करने के लिए हमारे साथ पूर्व आईपीएस ऑफिसर अमिताभ दास सर हैं, जिनसे हम जानेंगे कि आखिर कोचिंग इंस्टीट्यूशंस और एजुकेशन का जो व्यवस्था है, बच्चे का जो अभी हालत बना हुआ है, वो उस पर में क्या कुछ होना चाहिए। सर, स्वागत है हमारे चैनल में। जी धन्यवाद आपका। सर, सबसे पहले जो राउज कोचिंग सेंटर में 3 बच्चे की हादसा हुआ, उसके बाद पूरा देश जो है सन्न रह गया कि आखिर ऐसी निर्मम तरीके से 3 बच्चे की जान जाना ये क्या दर्शा रहा है। और हमारे देश में इस तरह की जो कोचिंग व्यवस्था हो रही है और बच्चों का जो अनसिक्योरिटी है, वो अब जो है लोग कह रहे हैं कि कोचिंग में बच्चों को कैसे भेजें। क्या लग रहा है आपको? जी, ये बहुत त्रासदीपूर्ण घटना दिल्ली में हुई थी अभी 27 जुलाई को। और दिल्ली का एक इलाका है ओल्ड राजेंद्र नगर, वहीं पर राव का आईएएस कोचिंग सेंटर चलता था। राव एक बड़ा नाम है कोचिंग की दुनिया में जी। और 27 जुलाई को दिल्ली में बहुत बारिश हुई थी और कोचिंग सेंटर का जो बेसमेंट है, जिसको आप हिंदी में खाना कह सकते हैं, बेसमेंट में ही लाइब्रेरी थी और वहाँ 20-22 लड़के लड़कियां पढ़ाई कर रहे थे। और अचानक बारिश का पानी बेसमेंट में घुस गया और ऐसा संयोग हुआ कि बेसमेंट का दरवाजा बंद हो गया, जो बायोमेट्रिक लॉक था उस वजह से। और एक तरह से लड़के लड़कियां मतलब फंस गए उसमें। और जब तक मदद आती, पंप आता, पंप से पानी निकाला जाता, गोताखोर आते, तब तक 3 बच्चों की इसमें मौत हो गई, जिसमें 2 लड़कियां हैं, श्रेया यादव और तान्या सोनी, और एक लड़का है डाल्विन करके। अब इस घटना से पूरे देश में मतलब हड़कंप मच गया, मचना भी चाहिए, बहुत दुखद घटना है। और संसद से सड़क तक हंगामा हुआ। उसके बाद जो एमसीडी है दिल्ली नगर निगम, उसने कार्रवाई की। 13 कोचिंग संस्थानों को सील किया गया जहां ऐसे ही लाइब्रेरी या क्लासरूम चल रहे थे बेसमेंट में, जिसमें दृष्टि आईएएस जैसा बड़ा नाम है, जिसको विकास दिव्यकीर्ति चलाते हैं। विकास दिव्यकीर्ति के बहुत सारे यूट्यूब आप देखते होंगे, बहुत ज्ञान बांटते हैं। जितना ज्ञान गौतम बुद्ध ने नहीं दिया होगा मानव जाति को, उससे ज़्यादा विकास दिव्यकीर्ति दे चुके हैं। और इसलिए उन लोग की आलोचना भी हो रही है कि लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं और थोड़ा पैसा बचाने के लिए बेसमेंट में क्लास चलाते हैं। और मैं बता दूं दर्शकों को कि दिल्ली में या ज़्यादातर शहरों में बेसमेंट का व्यावसायिक इस्तेमाल करना गैर कानूनी है। मतलब आप बेसमेंट में अपने गाड़ी की पार्किंग कर सकते हैं या अपने कुछ सामान रख सकते हैं, लेकिन उसका यदि आप व्यावसायिक इस्तेमाल करें पैसे कमाने के लिए, उसमें कोई रेस्टोरेंट खोल दें या कोई और बिजनेस चलाए, तो वो गैर कानूनी है। लेकिन यहाँ सिस्टम में इतना भ्रष्टाचार है कि वो गैर कानूनी काम भी मतलब एकदम दिन दहाड़े चलता है, डंके की चोट पर चलता है, कुछ रोक टोक नहीं होती। उसके बाद देखिए पटना में भी जो पटना प्रशासन की भी नींद खुली। उसके बाद पटना जिलाधिकारी का आदेश निकला कि यहाँ के कोचिंग संस्थानों की भी जांच हो। एक अंदाज के मुताबिक पटना में लगभग 19,000 कोचिंग संस्थान हैं। और पटना के कुछ इलाके हैं, जैसे आपको मुसल्लापुर है या भिखना पहाड़ी है, वो सब तो लगता है बिल्कुल कोचिंग संस्थानों की बदौलत ही चलते हैं। और फिर यहाँ भी रेड फेड शुरू हुआ। अनुमंडलाधिकारी के नेतृत्व में टीम गई और एक बड़ा नाम जो यहाँ खान जनरल स्टडीज़ का, उस पर ताला भी लगा। अब सुनते हैं ताला खुल भी गया। और यहाँ भी काफ़ी हल्ला मचा। उसमें कई बिंदु पर जांच हो रही थी कि कोचिंग संस्थान का निबंधन है या नहीं, रजिस्ट्रेशन है कि नहीं, वहाँ निकास द्वार कैसा है, यदि आग लग जाए तो उस स्थिति में क्या भागने की व्यवस्था है। तो देखिए दिक्कत क्या है कि इस देश में क्या होता है कि आग लगने पर कुआं खुदा जाता है ना। पहले से सब लोग, प्रशासन भी गहरी नींद में सोता है, मीडिया भी गहरी नींद में सोती है, पब्लिक भी घोड़े बेच के सोती है, सब सोता है। जब कोई बड़ा हादसा हो जाता है तब होता है कि अरे अरे ये क्या हो रहा है। लेकिन ये भी जो जोश है या जो धरपकड़ है, जांच है, रेड है, ये भी क्या है, 2-3 दिन तक और रहेगा इस गर्मा गर्मी। फिर कोई नई घटना हो जाएगी, सबका ध्यान उधर चला जाएगा। अब हाथरस के भगदड़ की बात कोई नहीं ना करता है। तो उसी प्रकार है। तो जब तक इसका कोई निदान नहीं होगा, देखिए दुख की बात क्या है कि ठीक है कोचिंग वाले तो कहते हैं कि देखिए हम लोग तो बहुत ऐसा लगता है कि मदर टेरेसा के बाद वही लोग पैदा हुए हैं समाज सेवा के क्षेत्र में। कहते हैं कि हम लोग तो गरीब लड़के लड़कियों की मदद करते हैं। कोई कोई कहे कि हम तो बस 99 रुपया में करा देंगे कोचिंग। लेकिन ऐसा है नहीं। कोचिंग संस्थान जो है ज़्यादातर
मतलब एक पैसा कमाने के धंधा बन गया। अब जैसे राजस्थान में एक शहर है कोटा, वो पूरा का पूरा शहर ही कोचिंग पर चलता है, उसको इंडिया का कोचिंग कैपिटल कहते हैं, कोटा शहर। तो क्या हो गया कि जब आप इतना ज्यादा पैसे के पीछे भागिएगा तो नेचुरल है कि आप उसमें बच्चों की जान भी जोखिम में डाल दीजिएगा। आप बेसमेंट में पढ़ाइएगा क्योंकि बेसमेंट का भाड़ा आपको कम लगता है, हर जगह आप कटौती करने लगिएगा, अपना पैसा बचाने लगिएगा जो आपका खर्च हो रहा है, और इसी वजह से बच्चों की जान जाती है। और ये पूरा देश में देखिए, मैं भी आईपीएस बना था 30 साल पहले, और बहुत छोटे शहर में रह के बना था, दरभंगा में, और उस समय दरभंगा में मुश्किल से 4 घंटे बिजली आती होगी। उस समय भी कोचिंग संस्थान था, ऐसे मैंने कहीं से कोचिंग की नहीं। लेकिन अब देखिए 2-4 साल या 5 साल से मैं देख रहा हूँ कि ऐसा एक माहौल इस देश में बना दिया गया है कि लगता है कि कोचिंग संस्थान जाने पर ही आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी, है ना जी। और आप सेल्फ स्टडी करके कुछ कर ही नहीं सकते, जबकि मेरे जमाने में सेल्फ स्टडी करना ज्यादा मुश्किल था। अब तो देखिए इंटरनेट का जमाना है, सबके पास मोबाइल है, उस पर गूगल है, ऑनलाइन क्लासेस है, विकिपीडिया है, ये है वो है। 30 साल पहले जब मैं पढ़ाई करता था ये सब कुछ नहीं थे, तब तो लुभावन चल रहा है, वही है, लोक लुभावन, पैसा लुभावन, सब लुभावन। तो उस समय तो हम लोग, मैं मतलब सुबह में बस से पटना आता था, फिर अशोक राज पर किताबें खरीद के शाम तक दरभंगा लौटता था। तो एक एक किताब, दरभंगा इतनी छोटी जगह थी, वहां ढंग से किताबें भी नहीं मिलती थी, पटना आना पड़ता था किताब खरीदने के लिए। लेकिन सेल्फ स्टडी करके भी लोग होते हैं। आज के जमाने में ऐसा नहीं कि आज के जमाने में नहीं होगा, लेकिन इन लोगों ने एक बिल्कुल एक भौकाल बना दिया है कोचिंग संस्थानों का। एकदम ये सर है, वो सर है, इधर निखिल सर है, उधर अखिल सर है, इधर सुशील सर है, उधर सुनील सर है। एकदम अवतारी पुरुषों की तरह ये लोग घूम रहे हैं, बड़े बड़े बोर्ड इनके लगे हुए हैं, और एक बना दिया गया है कि नहीं भाई, हमारे ही शरण में कोई दरोगा गुरु है, कोई रेलवे गुरु है, कोई गुरु घंटाल हो चुका है। क्या हो रहा है इस देश में, है ना। तो और इससे क्या होता है कि एक दबाव हो जाता है, बच्चों पर भी दबाव हो जाता है, उनके माता पिता पर भी दबाव हो जाता है। अब बच्चों पर दबाव हो जाता है, वो देखेंगे कितने बच्चे जा रहे हैं कोचिंग, तो उनको लगता है कि हम पीछे छूट रहे हैं, मैं भी कोचिंग जाऊं। माँ बाप को लगता है कि कहीं बच्चा बाद में मुझसे नहीं झगड़ा करे कि आपने मुझे कोचिंग में नहीं भेजा, इसलिए माँ बाप भी खेत को बेच के, भैंस को बेच के, गाय को बेच के, है ना, जो मध्यम वर्ग के हैं या निम्न मध्यम वर्ग के हैं, जिनके पास उतना पैसा नहीं है कि दिल्ली भेज के पढ़ाए बच्चे को, वो भी कोई खेत बेच रहा है, कोई भैंस बेच रहा है। मतलब सरकारी नौकरियों का आकर्षण है, और इसी का फायदा ये, मतलब कोचिंग माफिया ही, अब मैं कहता हूँ, संस्थान तो अब कहना गलत है, ये कोचिंग माफिया जो इस देश में हो गए हैं कुकुरमुत्तों की तरह, वो इसी का फायदा उठा रहे हैं। यही एक मानसिकता बन गई है, उसी का फायदा उठा रहे हैं जी। सर, खान सर का कोचिंग बंद हुआ, फिर खुल गया, क्या मतलब हो गया? अब देखिए, किसी पर मैं व्यक्तिगत नहीं बोलना चाहता, व्यक्तिगत क्या किसी को टारगेट करूं, मैं पूरे एक सिस्टम को बता रहा हूं। अब उनका कोचिंग बंद क्यों हुआ, क्यों खुल गया, ये तो ज्यादा सही बात आपको पटना जिला प्रशासन बता पाएगा, है ना, कि किस आधार पर बंद किया गया और फिर किस आश्वासन के बाद या किस सुधार के बाद खोल दिया गया। और ऐसे भी एक व्यक्ति पर चर्चा करना व्यर्थ है, क्योंकि हम लोग पूरे सिस्टम की चर्चा करें तो ठीक होगा। ठीक है, खान सर एक नाम है ना, यहाँ तो बहुत है, बहुत लोग जो खान सर अभी नहीं बने हैं वो भविष्य में खान सर बनने की जुगत में है। तो जब तक ये पूरा सिस्टम नहीं ठीक होगा तब तक क्या होगा। देखिए कितना अवसाद आ गया, डिप्रेशन बच्चों में आ गया। कोटा जो है वो कोचिंग कैपिटल भी है, सुसाइड कैपिटल भी हो गया। अक्सर वहां से खबरें आएगी कि वो लड़का फंदा पर झूल गया, वो लड़की फंदा पर झूल गई। कोटा के बगल में चंबल नदी बहती है, बच्चे उसमें कूद जाते हैं, माँ बाप के नाम व्हाट्सएप पर मैसेज कर देता है, सॉरी मम्मी, सॉरी पापा, मुझसे IIT नहीं हो पाएगा, और चंबल में कूद गए। कहाँ जा रहा है इस देश की युवा पीढ़ी, कहाँ जा रही है, ये बहुत मतलब दुख का विषय है सर। ये एजुकेशन कम या नौकरी पाने की क्वालिटी कम, लेकिन भेड़ बैल की जिंदगी जो है, भीड़ की जिंदगी ज्यादा बढ़ रही है, क्या लग रहा है आपको? वही हो गया है ना। देखिए, एक तो है इस देश में जनसंख्या विस्फोट की स्थिति है, और इतनी कम रिक्तियां हैं, करोड़ों करोड़ लड़के लड़कियां हैं। अब उसमें क्या होता है कि जो 16 घंटे 17 घंटे पढ़ने वाले भी नहीं कम्पीट कर पाते हैं, उस पर से इतना भ्रष्टाचार कि पेपर ही लीक हो जाएगा। आप तैयारी करते रहिए, पेपर कोई 40 लाख में खरीद के नीट में डॉक्टर बन जाएगा। तो जो युवा पीढ़ी है उस पर, और एक तो सरकार लगी हुई है कि युवाओं के सीना पर मूंग दल ही दिया जाए। अब बताइए, जो सेना में नियमित बहाली मोदी ने खत्म कर दी है, अग्निवीरों की बहाली होगी, 4 साल बाद पकौड़े बेचेंगे। रेलवे एक बहुत बड़ा एम्प्लॉयर था, सबसे ज्यादा नौकरियां देने वाला यदि कोई सरकारी महकमा था तो वो रेलवे था। अब तो रेलवे में नहीं निकलती है। अग्निवीर को आप सपोर्ट करते हैं कि नहीं? एकदम फालतू है, कचरा चीज है, सपोर्ट कौन करेगा। 4 साल में आप इस तरह से निकाल देंगे, क्या उसका ही रहेगा। इसके पीछे जो एक्सपर्ट हैं, इसमें क्या दिमाग लगा दिया अग्निवीर? देखिए, इस देश में एक्सपर्ट का कुछ काम नहीं होता, इसमें से मनमौजी वाला काम होता है।
एक्सपर्ट्स, मुझे नहीं लगता है कि ये मोदी ने ये योजना बनाने के पहले किसी आर्मी के मतलब अभी के ऑफिसर से या रिटायर्ड ऑफिसर से बात भी की होगी। मोदी जी तो अपने को सबसे बड़ा ज्ञानी दुनिया का समझता है ना, तो नॉन बायोलॉजिकल है तो खुद। लेकिन सर इस पर में विचार करना जरूरी है। यदि इस तरह से आप डिसीजन लेते हैं, हाँ, इतना बड़ा सेना का हमारे देश का प्लेटफॉर्म, आप खुद सोचिए, और इसमें बड़े बड़े दिग्गज, रिटायर्ड, बड़े बड़े डिफेंस के कर्नल, ब्रिगेडियर, बड़े बड़े रक्षा विशेषज्ञ, हाँ, रक्षा विशेषज्ञ होते हैं। आप रक्षा विशेषज्ञों को दरकिनार कर दीजिएगा, मोदी जी सोचेंगे कि हमने ही चाय बेच के सबसे ज्यादा ज्ञान प्राप्त कर लिया है, तो वो तो ठीक नहीं ना होगा। नहीं, इसी कारण पॉपुलैरिटी में कमी आ गई, कमी आ गई, आनी चाहिए। आप बताइए 4 साल के लिए आप किसी को लीजिएगा और उसका 4 साल बाद उसको छोड़ दीजिएगा, ना उसको पेंशन आप दीजिएगा, ना किसी तरह की ग्रेच्युटी मिलेगी, मरने पर शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, तो 4 साल बाद करेगा क्या? मुझे तो इस बात की प्रबल मतलब आशंका लगती है कि ये लोग, आप 4 साल में इसको हथियार चलाना सीख के वापस कर दीजिएगा सड़क पर, तो वो तो गैंग बना लेगा, गिरोह बना लेगा, अपराधियों के गैंग में शामिल हो जाएगा। भाड़े पर उसको बड़े बड़े गैंग शामिल कर लेंगे कि तुम तो सब हथियार जानते हो। हाँ हुजूर, हम तो AK-47 से लेकर सब, तुम 1 महीना मंथली 1 लाख रुपया पर हमारे गैंग में रहो, ये स्थिति हो जाएगी जिसको सरकार नहीं समझ रही है जी। तो दोस्तों, ये चर्चा आप समझे, इस चर्चा करने का मेरा मकसद यही है कि कोचिंग माफियाओं का भी काफी ज्यादा अनर्गल तरीके से काम चल रहा है, और बच्चे जो है भेड़ बैल और एक तरह से पशु की जिंदगी जी रहे हैं नौकरी की होड़ में, यहाँ तक कि वो नहीं समझ पाते हैं कि अच्छा क्या है बुरा क्या है। इतनी भीड़ होती है कोचिंग संस्थान के अंदर में कि बेसमेंट में लाइब्रेरी होता है, लेकिन ये इलीगल चीज था। अब सरकार की दिमाग खुली है, मीडिया लगातार कवरेज कर रहे हैं, और उसके बाद कई कोचिंग को बंद कर दिया गया। अब यहाँ तक कि अब फिल्टर किया जा रहा है कि कोचिंग संस्थान में जो पैमाने हैं वो सेट होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि पटना की बात करूं, कोटा की बात करूं, और दिल्ली के मुखर्जी नगर और बहुत सारे ऐसे जो जोन है स्टूडेंट्स के, वो काफी ज्यादा जो क्राउड से भरा पड़ा है। वहां पर मैं कैसे सिक्योर हो, इसके लिए सरकार, प्रशासन और खास करके संसद में भी इस पर चर्चा हुई 3 बच्चे की जान जाने के बाद, लेकिन कितना सुधार हुआ ये चर्चा का विषय है, और इस पर हम और आने वाले समय चर्चा करते रहेंगे। लेकिन फिलहाल तब तक ये आपका ये चर्चा कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।